महाराज स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, जिसको पाने के लिए उन्होंने किलों को जीतना चालू कर दिया था, क्योंकि इसी किले को जीतना यानी उस पूरे राज्य को जीतना था। उनका पहला किला था तोरणा किला। इसी तरह फिर शिवाजी ने फिरंगोजी नरसाला से चाकन फोर्ट, बीजापुरी गवर्नर से कोंडाना फोर्ट और फिर थाने, कल्याण और भिवंडी के भी किले। मुगलिया सल्तनत का इकबाल बुलंद रहे। मिर्जा राजे, एक चूहा आपकी नजरों के सामने शाही परचम को खुदा रहा हो तो आप क्या करेंगे? उसका खात्मा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जब छत्रपति शिवाजी महाराज शंभू राजा को लेकर आगरा में औरंगजेब से समझौता करने के लिए गए थे, तब औरंगजेब ने उनका अपमान करके उनको धोखा देकर बंदी बना लिया। तब शिवाजी महाराज ने एक तरकीब ढूंढ निकाली और बीमार होने का नाटक किया और कहा कि मुझे मिठाइयाँ बांटकर आशीर्वाद लेने का मौका दे। फिर कुछ दिन तो मिठाइयों के बड़े बक्सों की जांच अच्छे से होती रही, लेकिन बाद में वो जांच ढीली पड़ गई और एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज और शंभू राजे उन बड़े मिठाइयों के बक्से में बैठकर निकल गए आगरा से और पहुंच गए राजगढ़ पे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हर मराठा संभा जैसा होगा तो हम दक्खन में कभी राज नहीं कर पाए। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। Speech of Yesubhai Bhosle. Hello everyone, my name is Navya Sonone from 4th standard. Today I am going to tell some information about Yesubhai. Friends, there have been certain powerful personalities in our past. We should all be proud of as Indians. History of Yesubhai is one such thing that we should at least be aware about. Most of us might know that Yesubhai was the wife of Chhatrapati Sambhaji. Sambhaji was the second king of Marathas and eldest son of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yesubhai Shirke was the daughter of Pilaji Rao Shirke, who was a Maratha Sardar under Chhatrapati Shivaji. As per legend, Yesubhai was very good looking and intelligent at the same time. Yesubhai had lot of respect for her father-in-law Shivaji Maharaj. She had 2 children, Bhavani Bai and Shau. Friends, Yesubhai's life was filled with struggle. In this way, Yesubhai's story is full of inspiration. Thank you. देखो, कुछ नहीं हुआ हमें, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। देखो, जिंदा है हम, जिंदा, आपके सामने खड़े जिंदा। आज वाचलात म्हणून ही तुमची जीत समजू नये औरंगजेब। उलट रोज एक मरण मरणार आहात तुम्ही। जितके तुकडे तुम्ही शंभू राजांच्या देहाचे केले असतील, त्याहूनही जास्त तुकड्यांचं अगदी खंगून खंगून मारणारं मरण तुमच्या वाट्याला येईल। आता पुन्हा येऊ तेव्हा मुठभर माती सोबतच घेऊन येऊ, या देहाच्या लक्तरावर घालण्यासाठी। तोवर जगून घ्या। मराठा इतिहास में येसुबाई को काफी सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। येसुबाई पिलाजी राव शिर्के, एक मराठा सरदार जो कि छत्रपति शिवाजी की सेवाओं में थे, की बेटी थी। एक संधि के तहत शिवाजी महाराज ने बाई और संभाजी की शादी की थी।
संभाजी की गिरफ्तारी और मौत के बाद 19 साल के राजा राम को राजा बनाया गया। राजा राम ने संभाजी द्वारा बंदी बनाए गए सभी सरदारों को मुक्त कर दिया और उनकी मदद से राजधानी की सुरक्षा की तैयारी करने लगे। जल्द ही औरंगजेब का सेनापति जुल्फिकार खां आक्रमण के लिए आ पहुंचा। यहीं से येसुबाई ने अपने हाथ में मराठा साम्राज्य की बागडोर ले ली। येसुबाई ने राजा राम को कई प्रमुख सरदारों के साथ सुरक्षित विशालगढ़ के किले में भेज दिया और जुल्फिकार खान से मुकाबले के लिए शस्त्र उठा लिया। येसुबाई से प्रेरणा पाकर मराठों ने मुगलों के इलाकों पर धावा बोला और जबरदस्त लूटमार मचाई। उन्होंने खान को चारों तरफ से घेर लिया और रसद आने पर पाबंदी लगा दी। येसुबाई की इस घेरेबंदी से जुल्फिकार खान स्तब्ध रह गया। खान समझ गया कि बाई से सीधी लड़ाई संभव नहीं है, इसलिए उसने एक चाल चली। येसुबाई की सेना में सूर्या पिसाल नामक एक किलेदार था जो बाई का जमींदार बनना चाहता था। खान ने जमींदारी का लालच देकर उसे अपनी तरफ मिला लिया। जैसे ही खान सेना लेकर येसुबाई के किले पर हमला बोला, पिसाल ने किले का द्वार खोल दिया। जब रायगढ़ के मराठा किले पर मुगलों द्वारा 1689 में कब्जा कर लिया गया, तब येसुबाई को उनके युवा पुत्र शाहू के साथ कैद कर लिया गया था। हालांकि उनको हर जगह औरंगजेब के साथ ले जाया जाता था, पर फिर भी औरंगजेब ने कभी उनका ध्यान नहीं रखा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका बेटा आजम सम्राट बना और उसने मराठा रैंकों में विभाजन को प्रोत्साहित करने के लिए शाहू को कैद से मुक्त कर दिया। हालांकि मुगलों ने येसुबाई को एक दशक के लिए कैद में रखा था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि शाहू अपनी रिहाई पर हस्ताक्षर किए गए संधि की शर्तों पर ध्यान रखे। येसुबाई लगभग 30 सालों तक औरंगजेब की कैद में रही। आखिर 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने उन्हें एक व्यापक संधि के साथ छुड़वा लिया, जिसे मुगलों की मान्यता प्राप्त थी और उसमें शाहू जी को शिवाजी का असली उत्तराधिकारी माना गया था।
शिवा को खत्म किया, कौन बचाएगा ये मराठा साम्राज्य? शिवा की बहू ताराबाई, वो बच्चे क्या कर लेगी एक अकेली औरत? एकटी नाही आहे. संताजी धनाजी सारखे धुरंधर योद्धे असताना आपण मोहिमेला जाण्याची जोखीम का घ्यावी राणी सरकार? मी हंबीरराव मोहित यांची मुलगी आहे आणि छत्रपती शिवरायांची सून. मोंगलांना कळायला हवं, मराठ्यांच्या मुलींना ज्या हाताने फुगडी घालता येते त्याच हाताने गर्दनही मारता येते. लेकिन ये नहीं जानते कि भारत के पांड्या और चोला डायनेस्टी में जो शिप बिल्डिंग में यूरोपियन से भी आते. आज अगर आप इंडोनेशिया या थाईलैंड में जाएंगे तो रामायण की स्टोरी से इंस्पायर्ड कई टेम्पल्स पाएंगे. हमारे कल्चर दूर दूर तक पहुंचाने का क्रेडिट इन साउथ के डायनेस्टीज को जाता है. लेकिन 13वीं सेंचुरी से भारत की नेवल स्ट्रेंथ काफी वीक हो गई, जिससे हम व्यापार के लिए अरब्स पर निर्भर होने लगे. प्लस नेवी से फोकस हटने की वजह से पोर्चुगीज और ब्रिटिश इन्वेडर्स ने छत्रपति जानते थे कि खतरा सिर्फ सल्तनत से नहीं, कॉलोनाइजर्स से भी. इसीलिए उन्होंने फिर से भारत की नौसेना. हिस्टोरियंस मानते हैं कि मराठा नेवी में एटलीस्ट 20 बड़े वारशिप्स हुआ करते थे, जिनकी मदद से छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्रिटिशों को इनसे भगाया. वो एक ऐसे विजनरी थे जो ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस को पहचानते थे. एक छोटी आर्मी के सामने बड़ी लड़ाइयाँ जीतते थे. यही वजह अगर दूसरे रूलर भी छत्रपति से आते तो शायद भारत अंग्रेजों का गुलाम न हो. नंबर 3, द पावर ऑफ ब्रिटिश के डिवाइडेड आज भी दी जाती है, लेकिन छत्रपति की बात सच्ची भी थी. और औरंगजेब छत्रपति के बारे में खुद कहा था कि 19 साल के लिए मैंने मेरी पूरी मेहनत शिवाजी को हराने में लगा. அதே பிராமணர்கள் தான் சிவாஜி மராத்திய பேரரசை தோற்றுவிக்கும் போது அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் செஞ்சு வைக்க முடியாது அப்படின்னு மறுத்துட்டாங்க. அதுக்கு காரணம் சிவாஜி ஒரு சூத்திரர் அப்படிங்கறதால. அதன் பிறகு தாகாபத் அப்படிங்கிற ஒரு பிராமணரை பனாரஸ்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்து அவருக்கு லஞ்சம் கொடுத்து சிவாஜியோட மூதாதையர்ல ஒருத்தர் சிசோடியா ராஜபுத்திரர் அப்படின்னு சொல்லி, எனவே அவர் ஒரு சூத்திரர் இல்ல, அவர் சத்திரியர் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு பூணூல் போட்டு அதற்கு பிறகுதான் பட்டாபிஷேகமே செஞ்சு வச்சாரு. ஆனாலும் சிவாஜியோட அரசவையில தலைமை அமைச்சரா, அதாவது பேஷ்வாக்களா இருந்தது சித்பவன் பிராமணர்கள் தான். சிவாஜியோட இறப்புக்கு பின்னாடி அவரோட மகனான சாம்பாஜி அரியணை ஏறாரு. ஆனா அவுரங்கசீப் மராட்டியத்தின் மீது போர் தொடுத்து சாம்பாஜியை கைது பண்ணி அவரை டெல்லி சிறையில் அடைச்சி அவரை அங்கேயே கொன்னுடுறாங்க. அதன் பிறகு கொஞ்ச காலம் ராஜாராம் அப்படிங்கிறவங்களும் சாகுஜி அப்படிங்கிறவங்களும் ஆட்சி பண்ணாங்க. ஆனா 1749ஆம் ஆண்டு சாகுஜி இறந்து போக அவரால் அடுத்த வாரிசா நியமிக்கப்பட்ட ராமராஜ் அப்படிங்கிறவரை கைது பண்ணி சிறையில் அடைச்சிட்டு அப்போ முதலமைச்சராக இருந்த பாலாஜி பாஜிராவ் அப்படிங்கிற பிராமணர் ஒட்டுமொத்த ஆட்சி அதிகாரத்தையும் கைப்பற்றுறாரு. இதனால கோபமடைஞ்ச ராணி தாராபாய் பாலாஜி பாஜிராவுக்கு எதிராக கலகம் செஞ்சாங்க. ஆனா அவங்களையும் பிடிச்சி சிறையில் அடைச்சாங்க பிராமணர்கள். இப்படி கூட இருந்தே சிவாஜி குடும்பத்துக்கு குழி பறிச்சவங்க தான் பிராமணர்கள். அதுக்கு முகலாயர்கள் கிட்ட நிறைய உதவிகளையும் வாங்கிக்கிட்டாங்க. இப்படி சூழ்ச்சியாலையும் முகலாயர்களின் உதவியாலையும் மராட்டிய பேரரசை கைப்பற்றிய பிராமணர்கள் அதே சூழ்ச்சியால முகலாயர்களை வீழ்த்தி இந்தியா முழுமைக்குமே மராத்திய பேரரசை, அதாவது பிராமணர்களின் மராத்திய பேரரசை விரிவுபடுத்தினாங்க. இப்படி ஆங்கிலேயர்கள் வர்ற வரைக்குமே ஆட்சி அதிகாரத்தை தங்கள் கையில வச்சிருந்தாங்க பிராமணர்கள். இந்த பேஷ்வாக்களின் ஆட்சியில தான் மராட்டிய மண்ணின் மைந்தர்களான மகர் இன மக்கள் மிகப்பெரிய தீண்டாமைக்கு உட்படுத்தப்பட்டாங்க. அதாவது பகல் நேரங்களில் அவங்க பிராமணர்கள் வசிக்கும் பகுதி வழியா போகணும் அப்படின்னா இடுப்புல ஒரு தொடப்பத்தையும் கழுத்து ஒரு பானையும் கட்டிட்டு போகணுமா. அதாவது அவங்க நடந்து வரும்போது காலடி சுவடுகளை அந்த தொடப்பம் அழிச்சிடும். அதே போல எச்சில் துப்பணும் அப்படின்னா அவங்க கழுத்துல இருக்க பானையில துப்பிக்கணுமா, இல்லைன்னா தீட்டாயிருமா. இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய தீண்டாமைக்கு உள்ளானாங்க மகர் இன மக்கள். இத்தனைக்கும் சத்ரபதி சிவாஜியோட படையில மகர் இன மக்கள் தான் பெரும்பான்மையா இருந்தாங்க. ஆனா பேஷ்வாக்களின் படையில இஸ்லாமியர்கள் கூட இருக்கலாமே தவிர இந்த மகர் இன மக்களுக்கு இடம் கிடையாது. ஏன்னா அவங்க தீண்டாமையால ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டாங்க. இப்படிப்பட்ட தீண்டாமையால வெகுண்டெழுந்த மகர் இன மக்கள் 1717ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் கூட சேர்ந்து இந்த பேஷ்வாக்களின் கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டினாங்க. அதன் நினைவா பீமா கோரேகான் அப்படிங்கிற இடத்துல நினைவு சின்னம் எழுப்பினாங்க ஆங்கிலேயர்கள். ஒவ்வொரு வருடமும் ஏராளமான மகர் இன மக்கள் அங்க கூடி நினைவு நாளை கொண்டாடுறாங்க. இன்னைக்கும் பிராமணர்களின் ஆதிக்கத்துக்கு விழுந்த சம்மட்டி அடியா பார்க்கப்படுது அந்த நினைவு சின்னம். இப்படி தங்களுக்கு தேவைப்பட்ட போதெல்லாம் இஸ்லாமியர்கள் கூட கூட்டு சேர்ந்து மண்ணின் மைந்தர்களை வீழ்த்தி இருக்காங்க பிராமணர்கள். ஆனா இன்னைக்கு அதே இஸ்லாமியர்களை இந்துக்களின் எதிரி அப்படின்னு சித்தரிக்கிறாங்க. இப்படி இஸ்லாமியர்களை வந்தேரிகள் அப்படின்னு சொல்வதன் மூலமா தாங்களும் ஒரு வந்தேரிகள் அப்படிங்கறத தந்திரமா மறைக்க பாக்குறாங்க பிராமணர்கள். இப்படி இரண்டு மதங்களுக்கு இடையே மதவெறியை தூண்டி விட்டு தங்களோட இருப்பை தக்க வச்சுக்க பாக்குறாங்க பிராமணர்கள். கேவலம் வரி கட்டுறதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக எங்களை இந்துக்கள்னு கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன அதே பிராமணர்கள் தான் இன்னைக்கு நாமெல்லாம் இந்துக்கள் அப்படின்னு கூச்சலிட்டு இருக்காங்க.
சரி எல்லாரும் இந்துக்கள் தானே, கோயில்ல நீங்க மட்டும் ஏன் பூசை செஞ்சு கஷ்டப்படுறீங்க, நான் ஒரு நாள் பூசை செய்யறேனே அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு மட்டும் விட மாட்டாங்க. தங்களோட ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வரலாற்றை திரிச்சு பள்ளி மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராகவும் கிறிஸ்துவர்களுக்கு எதிராகவும் மதவெறியை தூண்டி விடுறாங்க. இஸ்லாமிய